सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, सबको वॉइस वीडियो क्लियर है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। शुरू किया जाए आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। कंटिन्यूटी के आगे का डिस्कशन करना है, कंटिन्यूटी के आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है? ओके, फटाफट आ जाओ सभी लोग, शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डीके स्टैन जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ओके, इसके पहले वाले जो डिस्कशंस हो गए, एक क्लास आपकी ग्राफ की हुई थी, 2 क्लास लिमिट की हुई है, और उसी में कंटिन्यूटी भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। तो ये लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं कैलकुलस में, और कंटिन्यूटी का डिस्कशन आज हम सभी लोगों को क्लोज करना है, ठीक है? परफेक्ट, कोई बात नहीं, जिनका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है वो लोग बाद में अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है? ठीक है, जय हिंद। बहुत बढ़िया। यार लास्ट क्लास के नोट्स में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जब मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा था ना, तो उसमें टेक्स्ट आया नहीं। तो आप लोग एक बार देख के उसको नोट्स बना लेना, है ना? मैंने हेडिंग के साथ वो पूरा का पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया था, ठीक है? तो पता नहीं उस पर कुछ एरर आ गया था। आज क्लास में भी स्टार्ट, ये बोर्ड में भी ना थोड़ा सा कोई इशू आ रहा है, स्टार्ट से पहले ये बोर्ड भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो एक्सपोर्ट करते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जनरली होती नहीं है, बट चलो। तो सब्जेक्ट का नाम याद है सभी को? कौन से सब्जेक्ट हम लोग करने वाले हैं? मैथमेटिक्स, ठीक है? टॉपिक कौन सा चल रहा है? कैलकुलस। कैलकुलस में भी क्या पढ़ रहे हो आप? कंटिन्यूटी। और ये लेक्चर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले बता दो आप सभी लोग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मन लग रहा है पढ़ने लिखने में? अपने कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हो दिन रात, या नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, ओके, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो शुरू किया जाए जल्दी से। चैट बॉक्स में सभी लोग लिख लो हैशटैग रेडी। स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी सबको बुलाओ भाई, फटाफट बुलाओ, आगे वाले चैप्टर्स भी तो पढ़ने। ओके, कोई बात नहीं, जो लोग सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं भाई, सेमेस्टर एग्जाम पे पूरा फोकस करो, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं, जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है? मैं सेशन के एंड में बताता हूँ मैं कैसा हूँ, ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, बट सेशन के एंड में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक है? तो सेशन के एंड में उसको डिस्कस करते हैं। ओके चलो, तो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विशाल सोनी। आई हैव क्लियर डीएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स, 2014 में 98 रैंक, 2015 में 25वीं रैंक। बहुत सारे पीएसयूज क्वालिफाई किए, 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को गाइड कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अंडर 100 रैंक ला चुके हैं, आप भी अगले साल लेके आओगे। और वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑन अन अकेडमी। अभी अन अकेडमी प्लस पे यार आप सभी लोगों के लिए फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, फ्लैट 20% आप ऑफ लेके आ सकते हो। कोड यार आप सभी लोगों को पता ही है, प्लस पे आना है तो ये कोड लगाना है। अगला सब्जेक्ट अन अकेडमी प्लस पे जो मेरा स्टार्ट होने जा रहा है, वो स्टार्ट होने जा रहा है सिग्नल सिस्टम। और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, वो आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप प्लस पे आके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? बाकी यार अनलिमिटेड एक्सेस सारे बैचेस के मिलते हैं, पीडीएफ्स के आप मिल जाएंगे, नोट्स 5600 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और सारे के सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रेज द हैंड का ऑप्शन रहता है, आप आपस में बात कर सकते हो। जिनके पास फ्री ट्रायल है भाई साहब, वो आके एक बार चेक कर लो। उसके अलावा क्लास के हैंडआउट्स मिलेंगे, क्लास में पोल्स होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली आपको दिया जाता है। एजुकेटर कम्युनिटी आपको मिल जाती है, लाइव पढ़ सकते हो एजुकेटर से, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस कोर्सेज के मिलते हैं, और टॉप एजुकेटर्स आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाते हैं। 12 तारीख से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 12 मई से। आइए, शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी डाउट सॉल्विंग वाला जो पार्ट है, वो मैं अपने एंड पे हमेशा टेक केयर करता हूँ। कोड जैसे आप ये लगाते हो विशाल गेट, आपको एक सेपरेट ग्रुप मिल जाता है, जहाँ पे आप सभी लोगों के सारे टेक्निकल डाउट, नॉन टेक्निकल डाउट 24/7 सॉल्व होते रहते हैं। और आप मुझसे भी बात कर सकते हो, मेरे साथ साथ अपनी पूरी की पूरी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विकली रिवाइज करें उसको। चलो, लास्ट क्लास में हमारा ना कंटिन्यूटी का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था, है ना? कंटिन्यूटी का जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस करा था कि कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की अगर एक सिंगल पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, तो असल में हम उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों को बराबर करना चाहते हैं, और साथ के साथ वो तीनों को फाइनाइट भी देखना चाहते हैं। सही बात है ना? यानी कि अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं, तो आप मुझे बताना वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। इफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, देन कंटिन्यूटी विल ऑल्सो एग्जिस्ट। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या इसमें कोई खराबी है। फटाफट बताएंगे सभी लोग।
तो आप बोलोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर LHL इक्वल टू RHL आता है और मान लो वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आता है, तो उस केस में फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, स्टेटमेंट को आप सुनिए, समझिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, देन इट्स लिमिट विल श्योरली एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट एंड द लिमिट विल ऑल्सो बी फाइनाइट। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। चलिए ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने प्रकार के डिसकंटिन्यूटी हम लोग पढ़ चुके थे। दो प्रकार के डिसकंटिन्यूटी हम लोगों ने पढ़ी थी, टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी, टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी, है ना। टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी में भी दो पार्ट थे, एक था रिमूवेबल, एक था नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल की क्या खासियत थी, जो LHL होता था वो RHL के बराबर होता था बट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होता था। नॉन रिमूवेबल की क्या खासियत थी कि LHL और RHL बराबर ही नहीं होते थे, है ना। और टाइप 2 जो होता था उसमें एक लिमिट LHL RHL या दोनों इन्फिनिटी हो जाए या ऑसिलेटरी हो जाए। याद है सभी को ये बात। आइए अब इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जल्दी से बोलो एक बार सभी लोग, चैट बॉक्स में लिख दो याद है, याद आ रही है, याद आ रही है, हमेशा आती रहती है याद। चलो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। आइए अब ये हम लोग डिस्कशन कर चुके थे ना। चलो अब एक एक करके इसको इसको समझना शुरू करते हैं और बहुत अच्छी क्लास आज की होगी। आज के क्लास में काफ़ी मज़ा आएगा, आपको क्वेश्चंस वगैरह लगाना भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। टाइप 1 रिमूवेबल टाइप, नॉन रिमूवेबल टाइप, टाइप 2, इतना हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी ऑफ रिमूवेबल टाइप, ठीक है। इसको आप हटा सकते हो, रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू, मतलब LHL RHL बराबर होनी चाहिए और फंक्शनल वैल्यू उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये सारे फाइनाइट होने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ फाइनाइट होने चाहिए। जब भी कंटिन्यूटी की बात आप करते हो ना, तो LHL हो गया, RHL हो गया और फंक्शनल वैल्यू हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। PDF भाई साहब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। t.me, ये आपको कहाँ पर डालना है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो क्रोम पर, और अगर आईफोन यूज़र हो तो सफारी पर, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डालिए क्रोम में, आपको डायरेक्टली ये लेके चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जाके सारे के सारे PDF डाउनलोड कर लो, ओके ठीक है। कर लिया नोट इसको। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए अब हमको ये क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू, देखो ये डिफाइन उसने किया, ये हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे। आप ये मत बोलना कि सर x इक्वल टू 0 पर तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, भाई इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। इसने फंक्शन डिफाइन करा है कि sin x बाई एक्स लेना जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो 0 ले लेना। बोल रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी जरा डिस्कस करिए, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे हमको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। चलो इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए ना इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बना देते हैं उसके लिए। देखिए इसका ग्राफ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बनेगा। तो ये ग्राफ आपका sin x बाई एक्स बोल रहा है बनाने के लिए, तो हम बना देते हैं, ऐसा टाइप का बन जाएगा। ये आपका ग्राफ बन गया, जो भी हमारा फंक्शन दिया था f(x), ठीक है। मगर मैं यहाँ पर देखो क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ बबल, क्योंकि उसने बोला है कि एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू उसको 0 चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यही हमने ग्राफ बनाया सही सही f(x) का। एक बार सभी लोग चेक करके कंफर्म करो भाई फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। यही तो बोला था उसने। f(x) बाई एक्स का मतलब क्या हो गया, f(x) बाई एक्स का मतलब हो गया आप sin x बाई एक्स का ग्राफ बनाइए जब तक x नॉट इक्वल टू 0 है, और एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर आप इसको 0 ले लेना, ठीक है ना। अब बोल रहा था कि x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करिए। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी फंक्शंस आपको मिलेंगे सबकी कंटिन्यूटी आपको किसी न किसी पॉइंट पर डिस्कस करनी है। तो ऑब्वियसली स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमें लिमिट कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, है ना। तो हमने लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट करी, लिमिट हमको मिल जाएगी x टेंडिंग टू 0, जो भी आपका फंक्शन यहाँ पर मेंशन करा गया है ना। अब इस फंक्शन में मैं LHL अगर कैलकुलेट करूँगा तो बताओ
LHL आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन x बाई x। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे ये वैल्यू क्या आपको 1 से स्लाइटली छोटी मिल जाएगी, 1 माइनस मिल जाएगी भाई। x इक्वल टू 0 पर अगर आप देखोगे तो यही वैल्यू आपको मिलने वाली है ना, दिस इज x इक्वल टू 0 प्लस ये वाली वैल्यू, और एंड दिस इज x इक्वल टू 0 माइनस दिस वैल्यू, ठीक है ना, परफेक्ट। RHL बताइए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, RHL आप कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x बाई x। देखो क्या ये वैल्यू आप सभी लोगों को स्लाइटली 1 से ग्रेटर मिल जाएगी, 1 प्लस, जी हाँ, यानी कि यहाँ पर जो LHL आ रहा है वो तो आपका RHL के बराबर आ जा रहा है, और अच्छी बात है कि ये फाइनाइट भी आ रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करें स्टेप 2 में, तो बताओ क्या फंक्शनल वैल्यू आप सभी लोगों को, क्या यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू आप सभी लोगों को 0 दिख रही है, जी हाँ। क्या आप यहाँ से बोल सकते थे कि भाई LHL जो था वो तो RHL के बराबर आ रहा था बट फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा, दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। तो आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए, हाँ ये 1 माइनस कर लो, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट हमेशा पूरा देना चाहिए कि भाई जो हमारा fx दे रखा है, दिस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, स्टेटमेंट दे दिया सभी ने, ठीक है। तो यहां से स्टेटमेंट आप क्या देंगे, अगली स्लाइड पे देता हूं मैं, पहले तो ये सभी लोग एक बार इसको डन कर लो, फिर इसका स्टेटमेंट देते हैं। डन हो गया सभी का, हो गया ना, ठीक है, आ जाओ स्टेटमेंट दो। स्टेटमेंट आपको देना है fx इज डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ इतना मत बोलना, ठीक है, पूरा बोलना आपको, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आपने डिसकंटिन्यूअस बोला है तो फिर आपको टाइप भी तो बताना पड़ेगा, चलो इसको क्या हो गया, टाइप भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड टाइप 1 रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा। तो टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी है, और कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल टाइप, ये पूरा आपको लिखना रहेगा। ऐसा टाइप का 2 स्टेटमेंट आप दीजिए हमेशा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक, क्योंकि भाई LHL इक्वल टू RHL था, फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं था, तो आप ये दोनों स्टेटमेंट इमीडिएटली दे सकते थे कि LHL बराबर RHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है ना, बस। तो ये 3 स्टेटमेंट देने में कोई, 2 स्टेटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर इसको रिमूवेबल टाइप बोल क्यों रहे हैं हम लोग, इसको रिमूवेबल टाइप बोलने का मतलब है कि ये टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होगी शायद इसको हटाया जा सकता होगा। तो देखो इसको हटाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, टू रिमूव द डिसकंटिन्यूटी फंक्शन इज रीडिफाइंड। आप क्या करो ना, इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लो। कैसे रीडिफाइन करोगे, देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, प्रॉब्लम आपकी आ रही थी कि साइन x बाई एक्स आपको मेंशन किया था x नॉट इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पर 0 मेंशन किया था x इक्वल टू 0 पर, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। मान लीजिए कि अगर हम इसको रीडिफाइन करें तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो फंक्शनल वैल्यू आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना उसको चेंज कर दो, ठीक है, उसको चेंज करके एक नया फंक्शन बना दो gx, आप इसको लिख दो भाई साइन x बाई एक्स आपका जो था वो आपका था इक्वल टू, सॉरी साइन x बाई एक्स फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप डाल दो 1 फॉर x इक्वल टू 0, समझ गए। तो ये फंक्शन आपका रीडिफाइन हो गया। आपको जब भी रिमूव करना हो, आपको पता है ना, ये तो LHL इक्वल टू RHL दे रहा है भाई आपका, है ना, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी फंक्शन में अगर किसी नंबर में अगर 1 प्लस लिखा है या 1 माइनस लिखा है तो आप उसको 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह नहीं लगता है ना तब तक कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 1 माइनस ये सब 1 के बराबर होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, समझ गए ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स को 1 ही बोलते हैं हम लोग, बट अगर कल को कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे फिर हम ज़्यादा सोचते हैं कि भाई वो 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा, अदरवाइज आप उसको 1 ही बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको जब भी
टाइप 1 रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी मिलेगी तो LHL RHL हमेशा बराबर आएंगे, फंक्शनल वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो फंक्शनल वैल्यू जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है उसको रीडिफाइन आप कर दीजिए, बस हो गया आपका। समझ गए मेरी बात को? तो ये था आपका पहला डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमको चलना चाहिए टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी की तरफ। चले? ठीक है ना? परफेक्ट, चलो आगे बढ़ो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इसमें बोला जा रहा है कि भाई LHL और RHL ही बराबर नहीं आएंगे, काम खत्म। समझ गए? LHL और RHL ही बराबर नहीं आएंगे, एंड जाहिर सी बात है LHL RHL फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर LHL RHL या फंक्शनल वैल्यू में से कोई भी इनफाइनाइट को चला गया तो वो सीधा टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, है ना? इसीलिए टाइप 1 में भी बोला जा रहा है कि LHL RHL बराबर हो, फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो, मगर सारे फाइनाइट हो। ठीक है? यहाँ पर भी देखो बोला जा रहा है LHL और RHL बराबर ना हो और फाइनाइट हो, क्योंकि LHL RHL या फंक्शनल वैल्यू में से कोई भी इनफाइनाइट गया ना सीधा टाइप 2 हो जाएगा वो, फिर तो वहाँ पे प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। सिग्नम एक्स का ग्राफ हम सभी को पता है, चलो फटाफट इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को डिस्कस करके आप लोग मुझे बताइए क्या आपको मिलना चाहिए। ठीक है? ये देखिए, तो हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? ऐसा ग्राफ बन जाएगा, दिस दिस दिस, ये 1, ये -1 और ये 0। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? लिमिट की कैलकुलेशन करना। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्नम x। जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्नम x कैलकुलेट करोगे तो इसमें सबसे पहले आप LHL कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस सिग्नम x। बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x टेंडिंग टू 0 माइनस पे? फटाफट चेक करके बताओ भाई, x टेंडिंग टू 0 माइनस पे वैल्यू आपको कितनी दिख रही है यहाँ से? बोलो, x टेंडिंग टू 0 माइनस पे वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? -1। ठीक, -1। परफेक्ट। RHL बताओ कितना दिख रहा है आप सभी लोगों को? RHL दिख रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस सिग्नम x। ये वैल्यू बता दो कितनी मिल रही है आप सभी लोगों को? +1 मिल रही है, +1। चेक करिए तो बताओ क्या LHL और RHL बराबर आए? जी नहीं। अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आए तो सबसे पहली चीज ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, और कोई अगर डिसकंटिन्यूटी का टाइप पूछता तो आप बोल सकते थे टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप। ठीक है? टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप। ओके, चलो तो लिखो इसको। इतना अगर नोट कर लिया है तो इसके आगे बढ़ो और दोनों स्टेटमेंट लिखो कि सबसे पहली चीज जो भी आपका सिग्नम एक्स है दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। पहला स्टेटमेंट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है? और डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या हो जाएगा? टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दे देने चाहिए थे एज लॉन्ग एज आपका LHL और RHL बराबर नहीं था। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है? क्लियर है ये बात भाई साहब? ओके, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। चलो अब टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। टाइप 2 डिसकंटिन्यूटी देखो बहुत आसान होती है। इसमें आपका LHL RHL या फिर फंक्शनल वैल्यू या एनी टू ऑफ देम और ऑल ऑफ देम टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ऑसिलेटरी। मतलब एक भी अगर इसमें से इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाए या ऑसिलेटरी हो जाए, आप पहली चीज तो बोल देना कि ये फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एंड डिसकंटिन्यूटी का टाइप 2 हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर? क्लियर हो गई बात?
ठीक है, चलो इसका बताओ। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x एट एक्स इक्वल टू 0, ये डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप में तो इस तीनों एग्जाम्पल से ना डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स क्लियर हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, और LHL कैलकुलेट करते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x, और दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/0 माइनस h, ये मिल गया आपको माइनस इन्फिनिटी। यहीं से खेल खत्म हो जाएगा। आप सबसे पहली चीज़ बोलोगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या हो जाएगा? टाइप 2, ठीक है? टाइप 2, समझ रहे हो? हाँ, ग्राफ बना के भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? चलो, तो अब इतने सारे सवाल करते करते अब कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा आइडिया भी लग चुका है कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, है ना? न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, और जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसके उसके लिए अपने पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं। देखिए, कभी भी एग्जाम में कोई भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो देखो ऐसा आपको दिया रहेगा, लेट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज कंसर्न्ड एट एक्स इक्वल टू ए, है ना? एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि भाई इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी क्या है, उस पर आप कमेंट करिए। तो सबसे पहला दो मेथड ऑब्वियसली आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फॉलो क्या कर सकते हो? फॉलो करना ही पड़ेगा। दो मेथड आप कर सकते हो, ठीक है? स्टेप 1 में आप लिमिट की कैलकुलेशन के पीछे जाओगे। जाहिर सी बात है, जो आप लिमिट की कैलकुलेशन करने जाओगे तो अब आपका फोकस एफ एक्स पे रहेगा। अगर एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, साइनोसॉइडल, लॉग हो जाता है तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देना, वही एल एच एल वही आर एच एल हो जाएगा, है ना? एल एच एल आर एच एल अलग अलग थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बनता है, 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो भी आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना आता है। फिर वहाँ पे एल एच एल आर एच एल थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो यस। तो जब भी हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एल एच एल आर एच एल निकालना है कि नहीं निकालना है। उसके लिए हमें पता है कि कब एल एच एल आर एच एल निकाला जाता है, कब नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना? तो अगर मान लो फैक्टराइजेशन है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है, फैक्टराइजेशन के बाद सब्सटीट्यूशन है, या इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, तो सीधा लिमिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले स्टेप में फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे और चेक कर लेंगे भाई 1 एंड 2 को, मतलब ये बराबर है कि नहीं है। अगर ये बराबर है और फाइनाइट है तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है। डन है? तो लिमिट कैलकुलेट करने का अपने पास एक्सपीरियंस तो है ये कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ओके, अब मेथड 2 में देखो क्या है। अब मेथड 2 में हो सकता है जो आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स कर रहे हो तो आपको एक ऐसा एफ एक्स मिल जाए जो कि ना तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो रहा हो, ना तो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बन रहा हो, ना तो फैक्टराइजेशन हो रहा हो, कुछ जनरल टाइप का मिल जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड या 2 की पावर 1/x या कुछ भी अजीबो गरीब सा। तो वहाँ पर फिर क्या करोगे? एल एच एल आर एच एल अलग अलग कैलकुलेट कर लेना। एल एच एल आर एच एल को देख लेना कि फाइनाइट आ रहा है कि नहीं, और फंक्शनल वैल्यू को चेक कर लेना। तो मेरे कहने का मतलब ब्लाइंडली हर क्वेश्चन में एल एच एल आर एच एल थोड़ा ना करने वाले हैं, देखेंगे जैसा क्वेश्चन का नेचर होगा, लिमिट अकॉर्डिंगली हम लोग इम्प्रोवाइज कर लेंगे। तो मेन यहाँ पर जो मुद्दा है वो लिमिट कैलकुलेशन का ही है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं, सीधे पॉइंट रख के फंक्शनल वैल्यू कोई भी निकाल सकता है। समझ गए? फंक्शनल वैल्यू तो कोई भी एरा गैरा निकाल सकता है, बट लिमिट निकालने के लिए क्या चाहिए? लिमिट निकालने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल से हमको अब सीधा सवाल पे आना चाहिए। क्या बोलते हो? सवाल पे आ जाए? चलो अब सीधे सवाल पे आते हैं, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप करना, ठीक है? ये देखो, ये दे रखा फंक्शन साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। बोल रहा है आपसे कि इसकी जो है ना कंटिन्यूटी डिस्कस कर लो x इक्वल टू 0 पर, ठीक है? तो अब मैंने देखो कितना सिस्टमैटिकली इसको हम लोग कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 में ये लो, लिमिट कैलकुलेट करना है। x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x,
एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। बताओ जरा, LHL RHL निकालें या ना निकालें? सभी लोग बस ये मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पर LHL RHL निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। सीधे x इक्वल टू 0 डाल के देख लो, आपको पता ही चल जाएगा भाई, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन होगा नहीं। साइनोसॉइडल मत समझ लेना इसको, साइनोसॉइडल तब होता है जब साइन x लिखा होता है, ये साइन 1/x लिखा हुआ, सो दिस इज नॉट ए साइनोसॉइडल ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ अजीबोगरीब ही आएगा, है ना, और कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बन नहीं रहा है, तो LHL RHL करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। अरे भाई LHL RHL तो करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कैसे कर दोगे? साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन x, साइन 1/x आपका साइनोसॉइडल नहीं होता है, आप उसका ग्राफ जाके चेक करिए, वो साइनोसॉइडल ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, LHL RHL की मदद लेते हैं। आइए, स्टेप 1 हमने लिखा हुआ था, तो मैंने फिर से यहाँ पर LHL की कैलकुलेशन करी। देखो, डायरेक्ट तो तब करते ना जब ये साइनोसॉइडल होता, लॉग होता, एक्सपोनेंशियल होता या पॉलिनोमियल होता, या फिर अगर इनडिटर्मिनेट होता तो टेक्निक्स यूज करते जो हम लोगों ने डेवलप करी थी, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस आपने लिखा साइन 1/x, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन 1/0 माइनस h, 1/0 माइनस h पुट कर दीजिए, ये मिलेगा साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी, आप इसको लिख सकते थे माइनस साइन इन्फिनिटी। देखो, क्या ये ऑसिलेटरी आ गया? अब बोलोगे सर ये तो ऑसिलेटरी आ गया। अगर ये ऑसिलेटरी आ गया तो क्या मुझे 2 कमेंट देने चाहिए? पहला कमेंट मुझे देना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर, पहला कमेंट मुझे देना चाहिए कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, और जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है वो टाइप 2 है। सही बात है? बोलो भाई साहब। fx is discontinuous at x इक्वल टू 0, और कैसे टाइप की डिसकंटिन्यूटी ये शो कर रहा है? टाइप 2। ठीक है, ओके, समझ रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे डिस्कशन? तो देखो, एक ही स्टेप में ये खेल इसका खत्म हो गया, RHL भी नहीं निकालना पड़ा, फंक्शनल वैल्यू की भी नौबत नहीं आई। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, fx इज इक्वल टू ई की पावर 1/x साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है कि भाई इसकी भी कंटिन्यूटी को जरा x इक्वल टू 0 पर आप डिस्कस करके हमें बताएं। तो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक प्रोसेस है अपने पास, हमने बोला स्टेप 1, और हम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अगर हम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीड करते हैं तो भगवान से तो यही मनाएंगे कि भाई LHL RHL ना निकालना पड़े, बट एज यूजुअल भगवान हमारी सुनने से रहे। तो एक बार आप इसमें चेक करके बताओ, LHL RHL निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? देखो, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको देख के आइडिया लगना चाहिए, भाई ये ना तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, ना डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बात खत्म हो गई, है ना। दो ही चीज़ें तो देखनी है, अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट हो रहा है अच्छी बात है, और इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है कि नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, है ना। तो LHL RHL वैसे भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। चलो LHL यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीड करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ई की पावर 1/x साइन 1/x। ठीक है, तो अगर हम इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 करते ही ये e की पावर -1/h हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन -1/h। h की आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए आप एलिजिबल हो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये होगा साइन माइनस इन्फिनिटी। साइन माइनस इन्फिनिटी जो भी होगा वैल्यू, वो होगा तो -1 से 1 के बीच में ही। e की पावर माइनस इन्फिनिटी आप सभी को पता है 0 हो जाता है, ये दोनों मिलके एक दूसरे को निपटा के 0 कर देंगे। तो यहाँ से देखो अभी उम्मीद बंधी हुई है, यहाँ से अभी उम्मीद बंधी हुई है कि भाई LHL कम से कम फाइनाइट तो आया इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। अब आप RHL का डिसीजन लोगे कि RHL भी चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। RHL के जो आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो x टेंडिंग टू 0 प्लस ई की पावर 1/x, यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 1/x। ठीक है ना, तो इसको आप कर लो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 करते ही ये e की पावर 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, तो सीधा मैं इसको 1/h लिख देता हूँ। अब आप h की डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए एलिजिबल हो गए हो, ये हो गया e की पावर इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी जो भी होगा वो आपका एक ऑसिलेटरी वैल्यू, फाइनाइट बट अनसर्टेन होगा, और ये इनफाइनाइट होगा।
किसी भी इनफाइनाइट वैल्यू में फाइनाइट को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा इनफाइनाइट। तो आरएचएल ने सारा का सारा गेम बिगाड़ दिया। आरएचएल की वैल्यू जैसी आपको इनफाइनाइट मिली, आप बोल सकते थे पहला स्टेटमेंट कि भाई ये जो फंक्शन है x=0 पे कंटिन्यूस नहीं है, और जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है वो टाइप 2 रहना चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई साहब, बहुत शांत हो यार आज आप लोग। आरसीबी नहीं पहुंचेगी भाई फाइनल में, नहीं जीत पाएगी आईपीएल, टेंशन मत लो, ठीक है। और धोनी अगले साल भी आईपीएल खेलेगा, तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें सॉर्टेड हैं, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते थे, आपने बोला आरएचएल इनफाइनाइट आ गया, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि भाई एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x=0। टाइप बताओ इसका, जैसे डायबिटीज़ का टाइप होता है ना, वैसे इसका भी टाइप आपको बताना पड़ेगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ इसको निपटने वाला ये, ठीक है। ओके भाई नहीं जीतेगी यार, क्यों तुम लोग इतना परेशान रहते हो, जिस दिन आरसीबी का मैच होता है उस दिन ज़बरदस्ती सब लोग बैठ के देखते हो कि भाई आज ये मैच जीत जाएगी, ठीक है, नहीं जीतेगी, टेंशन मत लो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ें, बोलिए अगला सवाल करा जाए। चलो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ठीक है, टाइपिस्ट महोदय के इसके लिए 50 रुपये कटेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करिए x=0 पर। चलो करो डिस्कस कंटिन्यूटी। तो आप बोलोगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलते हैं सर, ठीक है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए स्टेप 1 सबसे पहले यहाँ पर ले लिया। स्टेप 1 यहाँ से देखो, LHL की कैलकुलेशन करने के लिए आप आगे बढ़े, आपको मिलेगा लिमिट x, अच्छा देखो हर बार लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही मत कर दिया करो, समझ गए, देख लिया करो कि किस पॉइंट पे डिस्कस करना है। मान लो अगर यहाँ पर x=2 लिखा होता तो हम एक्सटेंडिंग टू 2 के अराउंड डिस्कशन करते, समझ गए। हर बार ऐसा नहीं कि आप एक्सटेंडिंग टू 0 0 ही करते जाएं। ओके चलो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, भाई देखो अपनी फेवरेट टीम का मैच होता है तो यार आदमी देखता ही है ना। अब देखो इंडिया भी 2011 के बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीती है और 2013 के बाद से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है, बट मैच तो देखते हो ना। तो जैसे इंडिया सबकी फेवरेट टीम है, वैसे आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है। अब यार हार जाती है तो क्या करें, हम तो चाहते हैं कि जीते। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया 1/0 माइनस h माइनस 1, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1। देखो क्या LHL आपको -1 मिला, सभी लोग चेक करके बताएंगे LHL -1 मिल रहा है नहीं मिल रहा, भाई साहब बोलो जल्दी। जी हाँ परफेक्ट, चलो RHL पर आ जाओ। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1, ये आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पर आपको मिलेगा e की पावर 1/0 प्लस h माइनस 1, ये आपको मिलेगा e की पावर इनफाइनाइट माइनस 1। e की पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट माइनस 1 मतलब इनफाइनाइट। जैसे RHL आपका इनफाइनाइट आ गया, आप बोलोगे कि भाई एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, कहाँ पर, कहाँ पर, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x=0, और टाइप कौन सा हो जाएगा, ये टाइप आपका हो जाना चाहिए था 2, समझे। ओके अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अभी तक देखो आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें स्टेप 2 की तो नौबत ही नहीं आ रही है ना, स्टेप 1 ही उसको निपटा दे रहा है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को। आइए एक सवाल और करके देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको शायद थोड़ा सा अलग नज़रिया देखने को मिले, पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग रीड आउट कर लो, फिर साथ में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। फंक्शन आपको दे रखा है 1 + 3x की पावर 1/x और e की पावर 3 यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बोल रहा है इसकी x=0 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करिए। एज यूजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत हम लोग आगे बढ़े और हमने सोचा चलो इसकी लिमिट कैलकुलेट कर देते हैं। इसकी जो आप लिमिट कैलकुलेट करने निकले तो आपने पाया कि भाई ये जो 1 + 3x की पावर 1/x बन रहा था ना, ये तो आपका 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा था, है ना।
और अगर ये इनडिटर्मिनेट का फॉर्मेट बन गया तो थोड़े ना LHL RHL कैलकुलेट करेंगे, फिर तो सीधा ही कैलकुलेट कर देंगे। भाई इनडिटर्मिनेट की यही तो खासियत है कि हम उसमें LHL RHL नहीं निकालते हैं, बस एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, अपने आप आंसर आ जाता है, वही LHL होता है, वही RHL होता है। तो आपने यहीं पर क्लेम कर दिया कि इसका जो भी आंसर होगा वो e की पावर l आ जाएगा। l की वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करिए, आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 3x, इसमें से एक घटा दोगे और इसमें 1/x मल्टीप्लाई कर दोगे तो l की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3, ये आपको मिल गया e³ है ना। तो जो लिमिटिंग वैल्यू आ गई वो e³ आ गई और भगवान की दया से फाइनाइट भी आ गई। चलिए अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप स्टेप 2 की तरफ बढ़ रहे हो। स्टेप 2 की तरफ जैसे आप बढ़ोगे आपको यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी f(0) की, जो कि e³ थी। यहाँ से आपने पाया कि जो आपका क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू था x टेंडिंग टू 0 fx, वो आपका फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया। इतना ही काफ़ी नहीं होता है, ये फाइनाइट भी होना चाहिए था, जो कि आ भी रहा है। तो आप बोल सकते थे कि ये जो फंक्शन है, क्या बोल सकते थे आप? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या मैं इसको फंक्शन इज एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस बोल सकता था एट x इक्वल टू 0 पे? भाई ये जो कंटिन्यूटी आ रही है ये एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूटी आ रही है ना, कल बताया था आप लोगों को, कल या परसों जब भी बताया था। तो जब भी हम मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमेशा एम्पलीट्यूड कंटिन्यूटी की, यानी कि इसका ग्राफ वगैरह जब आप बनाओगे ना तो x इक्वल टू 0 पे आपको LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बिल्कुल बराबर दिखेगी, वहां पर आपको बिल्कुल एक स्मूथ ग्राफ दिखेगा, वहां पर आपको कोई ब्रेक नहीं दिखेगा। ओके, समझे मेरी बात को? परफेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। यार इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है मिसप्रिंट है, एक बार मुझे चेक करने दो। √16 1 - cos x cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर a, यहाँ पर ना प्लस कर लो, ये बीच में प्लस मिसिंग है, ठीक है। 16 प्लस √x ₹50 और काफ़ी सारे पैसे कट जाएंगे आज, ये है, ठीक है। √x √16 प्लस √x -4, ये फंक्शन आपको दिया गया है। बोल रहा है x लेस देन 0 पे 1 - cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 0 पर a है, x ग्रेटर देन 0 पे √x √16 प्लस √x -4 फॉर x ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या कंटिन्यूटी हमें निकालनी है या क्वेश्चन बनाने वाले ने खुद डिफाइन कर दिया है कि कंटिन्यूटी है कितनी? बताइए जरा। कहाँ फंक्शनल वैल्यू अलग है भाई? ये क्या दिया x इक्वल टू 0 पर फंक्शनल वैल्यू e³। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है दिस इज फॉर x नॉट इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज फॉर x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 इसमें डालोगे तो e³ भी तो आ रहा है, कहाँ पे अलग आ रही फंक्शनल वैल्यू? ठीक है रमन जी, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो मैं कुछ पूछ रहा था आपसे इस क्वेश्चन में, हाँ ये पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन में देखो क्या उसने खुद बोल दिया है कि हमारा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, बोलो। यस, खुद बोल दिया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ना जहां पर वो आपको डायरेक्ट सामने से बोल देगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कुछ अननोन पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है, कुछ अननोन पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर फंक्शन ये कंटिन्यूअस है ऐसा वो बोल रहा है तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर वो बोल रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझ लेना एक बार में। x इक्वल टू 0 अगर ये उसने बोल दिया है तो हम एक चीज़ ज़रूर बोल सकते थे कि भाई LHL जो है वो RHL के बराबर आ जाएगा और ये हमारा फंक्शनल वैल्यू के बराबर आना चाहिए, है ना? ये तीन चीज़ें हमको अच्छे से पता है कि भाई LHL
RHL और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों हमारी बराबर आनी चाहिए थी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही, उसने खुद दे रखा है, तो आपको क्या लगता है कि LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या हमको LHL से स्टार्टिंग कर लेनी चाहिए थी? चलिए हम लोग LHL से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले LHL की कैलकुलेशन करते हैं। LHL यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, ठीक है, fx। परफेक्ट, ऐसा हमने लिख दिया। ध्यान से समझते रहिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, तो अब fx तो आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, इसको बोला जाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। समझे मेरी बात को? पीस वाइज डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? x लेस देन 0 पे ये वाला पीस है, x इक्वल टू 0 पे ये वाला पीस है, और x ग्रेटर देन 0 पे ये वाला पीस है। तो दिस इज कॉल्ड एज द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस पे मुझे अपने fx का कोई वैल्यू लिखना है, तो इस डेफिनेशन को देख के बताइए मैं कौन सी वैल्यू इसमें डालने की कोशिश करूं। बताइए जरा सभी लोग। भाई पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताएंगे, उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन होगा। बोलिए। x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब जहां पर x की वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव है, वही वाली वैल्यू हमको चूज करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते थे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखा हुआ है, तो क्या हमें कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं कि जहाँ पर हम 0 माइनस के थ्रू इसको सॉल्व कर पाए? आप बोलोगे नहीं सर, या तो हम इसको h में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो मान लो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह होता तो 0 माइनस का सेंस बनता। x टेंडिंग टू 0 माइनस पे तो सॉल्व करना हमको नहीं आता है इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले h में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि आप नहीं भी करोगे तो भी कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हमेशा फॉलो करिए। आपने यहाँ पर लिखा 1 माइनस कॉस 4, यहाँ पर आपने लिख दिया 0 माइनस एच, और नीचे भी आपने लिख दिया 0 माइनस एच का स्क्वायर। हालांकि इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऊपर वाला आपका हो गया 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर। देखो क्या यहाँ से आपका 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है? जी हाँ, 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाने में बिल्कुल भी देरी मत करिए, आप यहाँ से एल हॉस्पिटल लगाइए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के अकॉर्डिंगली, और बताइए यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे, ये आपको मिल जाएगा 4 साइन 4h डिवाइडेड बाई 2h। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा 4 बाई 2, तो दिख ही रहा है, साइन 4h बाई 4 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए था 8। मुझे बताइए, अगर यहाँ से LHL की वैल्यू 8 आ गई, तो क्या इमीडिएटली आप बोल सकते थे कि हमारा जो स्मॉल a होगा उसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए और RHL भी 8 होना चाहिए? क्योंकि फंक्शन में खुद ही उसने बोल रखा है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, और अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो भाई RHL भी 8 आना चाहिए था, LHL भी 8 आना चाहिए था, और फंक्शनल वैल्यू भी 8 आनी चाहिए थी। तो आंसर तो यहीं से हमारा सॉल्व हो गया, आंसर तो यहीं से निकल गया, a की वैल्यू 8 आनी चाहिए। बट चलो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक बार RHL भी देख लेते हैं। RHL का आंसर तो पता ही चल गया, 8 आने वाला है, फिर भी एक बार RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले यहाँ तक सभी लोग बताएंगे, कन्विंस्ड है अगर सारे लोग, तो फिर इसके आगे का डिस्कशन मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो अब RHL भी निकाल देता हूँ, हालांकि उसकी कोई नीड नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ रहोगे कि इस क्वेश्चन में RHL की कैलकुलेशन रिडेंडेंट हो गई अभी, क्योंकि LHL से अपना काम बन गया। चलिए खैर RHL भी कैलकुलेट करके देखते हैं। RHL के लिए था लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। अब यहाँ पर fx कोई सिंगल फंक्शन नहीं था, fx पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, इस वजह से fx की मैं कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकता। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे थे उसमें आप fx की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे। आप मुझे बताइए, अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस आपने लिखा हुआ है, तो इन सारी डेफिनेशंस में से कौन सी डेफिनेशन पिक करनी चाहिए? आप बोलोगे सर ये वाली डेफिनेशन क्या है आपकी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 था क्या, 4। चलो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करने से पहले भी एक काम करके देखते हैं, पहले इसको ना h में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये आदत डालनी पड़ेगी यार, ये आदत डालनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि देखिए
एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस हमको सॉल्व करना नहीं आता। अगर यही एक्स टेंडिंग टू जीरो होता ना तो अपना काम बन जाता। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा एच में इसको कन्वर्ट कर लिया करो। एच टेंडिंग टू जीरो करोगे, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट जीरो प्लस एच माइनस 4, है ना। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हमें अंदर से काफ़ी कन्विंसिंग लगना चाहिए कि चलो ठीक है, हमने ठीक करा यहाँ पर। तो ये मिलेगा अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच माइनस 4। ठीक है, ओके। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देखो रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4, ये, और इसके नीचे भी अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे आपको मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये अंडर रूट एच ऐसे ही रहने दो, ये आपको मिल जाएगा 16 प्लस अंडर रूट एच प्लस 4। ठीक है, नीचे देखो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 16 प्लस रूट एच का होल स्क्वायर, यानी कि ये मिलेगा 16 प्लस रूट एच माइनस 16। यहाँ से देखो ये 16 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये रूट एच कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू 0 यहाँ पर डालोगे, ये आंसर भी आपको 8 मिलेगा, जो कि मिलना ही था। ठीक है ना, जो कि मिलना ही था आपका। करेक्ट। एल हॉस्पिटल भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वहां से भी 8 ही आता आंसर, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डायरेक्ट लिमिट से करें तो क्या सही होगा, डायरेक्ट लिमिट से ही तो कर रहे हैं, और कैसे करोगे। अरे भाई, डायरेक्ट लिमिट से करोगे तो लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या लोगे। डायरेक्ट लिमिट से कब करा जाता है, जब या तो पॉलिनॉमियल हो या तो फिर तुम्हारा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट बने। इसमें डायरेक्ट लिमिट से कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये कैलकुलेट करके मुझे दिखा दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, तो एफ एक्स इसमें क्या लोगे तुम, बता दो। एफ एक्स तो पीस वाइज डिफाइंड है ना, इसीलिए तो एल एच एल आर एच एल की यहाँ पर गणित लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, एल हॉस्पिटल से भी करोगे 8 आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। 0/0 बन रहा है, 8 आना तय है इसका। बट रैशनलाइजेशन से भी कर सकते थे, वो तो कंपैरेटिवली आपको आसान पड़ता। एल एच एल ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, देखो। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है भाई, समझे गौरव कुमार जी। कॉस माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो कॉस थीटा के बराबर होती है। ये सब भी अब बताना पड़ेगा इस उम्र में, बोलो। नहीं बताना चाहिए ना इस उम्र में। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलो अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ भाई, अब इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब 2 मिनट का 2 मिनट का क्या, 1 मिनट का टाइम लो, आंसर बताओ फटाफट। सभी लोग आंसर कैलकुलेट करो, बताओ। गलत मत करना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो यार संभाल के करो, आराम से करो, चेक कर करके करो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उसको सुधारो, प्रैक्टिस करो। -4, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि -4 आना चाहिए सर। सत्यम जी भी बोल रहे हैं -4 आना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं जिसका +4 आ रहा है। ऑल इन वन।
-4 -4। जैसे ही कोई क्वेश्चन करने के लिए दो 10-20 लोग गायब हो जाते हैं। भाई कैसे करोगे यार, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। चलो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। बोल रहा है, खुद बोल दिया उसने, देखो उसने खुद बोल दिया कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपसे लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि लैम्डा निकाल के बताओ लैम्डा कितना आना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। अगर उसने कंटिन्यूअस बोल दिया तो देखिए हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका LHL है, जो आपका RHL है एंड जो आपका फंक्शनल वैल्यू है वो आपका सेम होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये चीज़ उसने यहाँ पर क्लियर कर दी है। चलो अब एक्चुअली यहाँ पर हमें पहले ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, फिर LHL RHL के बारे में सोचना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 fx इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब चलो सबसे पहले ये लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 आपका हो जाएगा लिमिट की कैलकुलेशन। लिमिट अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 fx। पहले देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर LHL RHL की मदद ली जाएगी। यहाँ पर x टेंडिंग टू पाई बाई 2 लैम्डा कॉस x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। सभी को दिख रहा है 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ से जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 लैम्डा कॉस x को आप लिख सकते थे माइनस साइन x, और ये नीचे आप सभी लोगों को मिल जाता 1। x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पुट करोगे ये मिल जाएगा माइनस लैम्डा, है ना। तो बताओ क्या लिमिट कैलकुलेट करने के लिए LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एक बार मेरे ख्याल से हमें ऐसा ही लिखना चाहिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। पहले ऐसे लिख लिया करो यार, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू f0। ठीक है, फिर आप लिमिट की कैलकुलेशन के लिए जाया करो। ठीक है, ये ऐसे लिख लो। अब आप देख लो कि ये लिमिट आपका डायरेक्टली तो कैलकुलेट होगा नहीं, इस वजह से आपको LHL और RHL की मदद लेनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। ठीक है, अब ये हो नहीं रहा था, इस वजह से LHL RHL पे हम लोगों ने मूव ऑन किया था। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलो ये मिल गया, स्टेप 1 लिमिट कैलकुलेटेड। स्टेप 2 बताओ फंक्शनल वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू आपको मेंशन कर रखी थी 4। f ऑफ पाई बाई 2 आपको दिया हुआ था 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर LHL आपकी जो लिमिट है वो उसके बराबर होनी चाहिए थी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मिलनी चाहिए थी -4। मिल रही? परफेक्ट, है ना। तो अप्रोच ऐसे ही रखा करो, जिस भी क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूअस बता दिया हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू ए fx पे आप अपने फंक्शनल वैल्यू को बराबर कर दिया करो। कभी कभी वो लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगी, कभी कभी LHL RHL की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और देखो क्या इसमें भी उसने बोल दिया है कि जो आपका fx है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, और आपसे a और b कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। चेक करके देखो, बोला जा रहा है कैलकुलेट a कॉमा b इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चेक करिए, है ना। यानी कि यहाँ पर हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो, यहाँ पर हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx आपका किसके बराबर होना चाहिए था, ये आपका f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए था। ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पर आ जाओ। स्टेप 1, स्टेप 1 पे अगर हम लोग देखें तो हमको कैलकुलेट करना था लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। तो मुझे बताओ अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx कैलकुलेट करें तो कोई fx यहाँ पर आपको दिख रहा है? कौन सा fx लोगे? एक तो ये है, एक तो ये है। तो क्या LHL और RHL दो अलग अलग कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेंगी? बिल्कुल करनी पड़ेंगी LHL और RHL की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHL पर फोकस करते हैं। LHL हमारा था लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अगर हमने x को 0 माइनस रखा तो क्या ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसको हमें पिकअप कर लेना चाहिए था? बिल्कुल। यहाँ पर आप लिखोगे 1 प्लस मॉड साइन x, और ये था आपका a अपॉन मॉड
साइन एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन था, ठीक है। बट अगेन मैं वही चीज़ फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि भाई एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पे ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इस वजह से मैं इसको एच में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा प्रेफर आप लोगों को करता हूँ कि यार इसको एक बार एच में कन्वर्ट कर लो। आप इसको एच में कन्वर्ट करोगे तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस मॉड साइन एक्स की जगह पर 0 माइनस एच, ये आपको मिल जाएगा ए अपॉन मॉड साइन 0 माइनस एच, ठीक है। आप मुझे बता सकते थे साइन ऑफ माइनस एच पे अगर मैं मॉड लगा दूं तो क्या वो साइन एच के बराबर ही हो जाएगा? बोलो, है ना भाई। मॉड ऑफ साइन माइनस एच को माइनस मॉड ऑफ साइन एच लिख सकते थे, और माइनस तो फिर अंदर वो प्लस ही हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो अब मैंने क्या करा यहाँ पर मैंने बोला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये मिला 1 प्लस मॉड साइन एच ए डिवाइडेड बाई मॉड साइन एच, ठीक है। देखो क्या ये 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है, एच इक्वल टू जीरो डालोगे ये जीरो, ये इन्फिनिटी, तो इमीडिएटली आप इसका आंसर क्या लिख सकते थे? ई की पावर एल। एल की कैलकुलेशन यहाँ पर आप कैसे करोगे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस मॉड साइन एच, ठीक है, इसमें से एक घटा देना और मल्टीप्लाई इसमें आप कर देना ए अपॉन मॉड साइन एच, ठीक है। सब कुछ कैंसिल वैंसिल होके बचेगा ए, यानी कि एल एच एल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ई की पावर ए। दिख रहा है सभी को? करेक्ट। तो एल एच एल आप सभी लोगों को दिखा ई की पावर ए। ए इक्वल टू बी कैसे बता रहे हो भाई? ऐसा मत करो, पाप है ये। ए इक्वल टू बी नहीं आएगा मेरे भाई, ये आंसर आपने एल का निकाला हुआ है, एक्चुअल आंसर तो ई की पावर ए आ गया ना एल एच एल का, यानी कि ई की पावर ए बी की बराबर होगा, समझे? चलो आर एच एल की तरफ बढ़ा जाए। एल एच एल सबको क्लियर है तो बताओ, आर एच एल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो आर एच एल की तरफ आ जाओ। आर एच एल, आर एच एल की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, दिस बिकम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू बता दो भाई साहब फटाफट यहाँ से। कौन सा एफ एक्स लोगे? जीरो प्लस पर, जीरो प्लस पे आपको मिलेगा ई की पावर tan 2x अपॉन ई की पावर tan 2x अपॉन tan 3x, ये मिलेगा tan 3x, ठीक है। फिर से यार ये जीरो प्लस मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको एच में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हालांकि आपको पता है कि आप जब tan ऑफ जीरो प्लस एच लिखोगे तो ये भी एच में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी आपका कहीं ना कहीं एच में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप लिमिट को फंक्शन के अंदर भी लेके जा सकते हो, तो मैं लिमिट को फंक्शन के अंदर लेके चला जाता हूँ। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो tan 2h अपॉन एच कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ tan 3h अपॉन एच। tan 2h अपॉन एच 2 हो जाएगा और नीचे वाला 3, तो ये मिल गया e की पावर 2/3। आ रहा है e की पावर 2/3? बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान। अब चलो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर कर दिया जाए। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शनल वैल्यू, जब आप ये करोगे तो एल एच एल आपको मिल गया था ई की पावर ए, आर एच एल आपको मिल गया ई की पावर 2/3, फंक्शनल वैल्यू आपके लिए था बी। चलो यहाँ से कैलकुलेट वगैरह करके बताओ, ए कितना दिख रहा है? 2/3, बी कितना दिख रहा है? ई की पावर 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ए बी पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। डन। डन। एलएचएल में क्या समझ में नहीं आया भाई? यहाँ पर h इक्वल टू जीरो डालो, ये 1, ये a/0, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। अब 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? अब यार अगर आज की क्लास में उसको बताने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे किशन मेरे भाई।
LHL में आपको क्या नहीं समझ में आया मुझे ये बताइए। LHL में ये कैलकुलेट करना था, इसके बाद वाले स्टेप में आपने इसको H में कन्वर्ट करके जहाँ जहाँ पे आपका x था वो 0 माइनस एच से रिप्लेस कर दिया, मॉड ने साइन माइनस एच को साइन एच कर दिया, बना 1 की पावर इन्फिनिटी। इसके बाद तो बच्चों वाली चीज़ है, 1 की पावर इन्फिनिटी को e की पावर l लिखो। l को कैसे सॉल्व करोगे, 1 प्लस मॉड साइन एच में एक घटाओ और ये मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम लोग तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए पीछे वाला बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, होमवर्क है, और चैट बॉक्स में इसका सभी लोग आंसर देंगे चैट बॉक्स में, और जो सबसे सुंदर आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। ठीक है, तो आराम से इसको तसल्ली से सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको दे रखा है। जो सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके कमेंट में इसको बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, उसका कमेंट पिन किया जाएगा और कल की क्लास में उसका नाम भी लिया जाएगा। ओके, H से डिवाइड कैसे कर दिया, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप चाहो तो इसको L हॉस्पिटल से कर लो, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा था, आप L हॉस्पिटल लगा के कर लो, ये हो जाएगा आपका। अगर आप इसको डिवाइड करके करोगे ना, H से डिवाइड इसलिए कर दिया ना क्योंकि मुझे पता होता है ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan mx/x, इसकी वैल्यू आप m लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, तो मुझे ये चीज़ पता थी, तो मुझे पता था कि भाई इसके नीचे अगर मैं h डाल दूं, इसके नीचे h डाल दूं तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अदरवाइज आप 0/0 का फॉर्मेट बन रहा था, L हॉस्पिटल लगा लो, ये हो जाता 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 2h, ये हो जाता 3 टाइम्स सेक स्क्वायर 3h, सेक स्क्वायर की वैल्यू 0 0 हो जाती है, आंसर हो जाता 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना है, चलो जिसको नोट करना है वो नोट कर लो, क्योंकि PDF तो थोड़ा अपलोड हो जाएगी खैर, बट आप नोट भी कर लो, इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर आंसर देना है एक्सप्लेन करके। मॉड रिमूव करने की नीड नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो हटा सकते थे मॉड, चाहते तो हटा देते, बट नीड नहीं है उसको हटाने की क्योंकि वो कैंसिल ही हो रहा है ना, नीचे भी एक मॉड साइन एच आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, चाहो तो हटा दो उसको, चाहो तो कैंसिल कर दो। ठीक है भाई साहब, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा करना शुरू करते हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करते हैं जिससे कि एग्जाम में ना एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक नंबर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए ज़रा इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंटिन्यूटी। अब अभी तक जो आपने पढ़ा, अगर आपने नोटिस करा हो तो अभी तक आप किसी भी गिवन फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, सही बात है ना। कोई फंक्शन दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ x=0 पे बताओ, π/2 पे बताओ, फलाना फलाना, ऐसे करके हम लोग कुछ सीख रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की कंप्लीट कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो फंक्शन दिया है, क्या वो कंप्लीटली कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल होता है, साइनोसॉइडल होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। समझे, पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो x की हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूस होते हैं, तो इनको आप कंप्लीट कंटिन्यूस फंक्शंस बोल सकते हो। करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास कभी कभार कोई रैशनल फंक्शन आ जाए, कोई रैशनल फंक्शन आ जाए, रैशनल फंक्शन का मतलब होता है डिवाइडेड बाई डिवाइडेड, f(x/gx), जहाँ पर f(x) और g(x) जो है ना वो पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल या एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, है ना। तो रैशनल में उसने क्या बोला कि f(x/gx) में f(x) आपका पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, सिमिलरली g(x) भी हो सकता है। तो अगर आपको पता करना है कि ये जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूस, पक्की बात है, बट सिर्फ ये उस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा जहाँ पर ये g(x) आपका 0 हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को, तो आपको बस ये चेक करना है कि ये g(x) कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए 0 हो रहा है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लेना। ठीक है, अगर ऊपर नीचे से कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर लेना। उसके बाद आप g(x=0) के रूट्स कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, g(x=0) के रूट्स कैलकुलेट कर लेना। अगर आपके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू थोड़े ना चाहिए,
है ना। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स थोड़ी चाहिए। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गए तो आप बोल देना कि जो भी ये फंक्शन आपको दे रखा है ना एफ एक्स बाई जी एक्स, आप इसको बोल सकते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स विल बी कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एफ एक्स बाई जी एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। और अगर ये रूट्स रियल आ गए तो ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। याद रखोगे इस बात को, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक फंक्शन दे देगा, ठीक है, रैशनल टाइप का फंक्शन दे देगा, समथिंग बाई समथिंग। जो आपका लॉग होता है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। लॉग को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉग फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। लॉग फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, इस वजह से उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा गया। करेक्ट। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, बट दे मे नॉट बी कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू आर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं जो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। जैसे अंडर रूट एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूस है ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन अगर दिखे आपको एफ एक्स बाई जी एक्स और आपसे बोले कि बताइए ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कॉमन फैक्टर कैंसिल करना मत भूलना और उसके बाद जी एक्स को उठा के 0 के बराबर पुट कर देना। रूट्स निकालना, रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तो इसका मतलब एक्स की कोई ऐसी रियल वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये जी एक्स हमारा 0 हो सके, है ना। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए जी एक्स 0 हो सके। तो अगर एक्स की कोई रियल वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए एक्स 0 हो सके, इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए जी एक्स को हम 0 कर पाए, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। बट अगर एक्स की कुछ ऐसी रियल वैल्यूज है जिनके लिए जी एक्स 0 हो सकता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट्स हमेशा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में काउंट करे जाएंगे। कुछ सवाल करवा दें आपको तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। आइए कुछ सवाल आपको करवाते हैं, ठीक है। देखो ये वही लिखा हुआ है, अगर आपके रूट्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी आते हैं तो रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, और अगर रियल आ जाता है तो रैशनल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट रूट्स। एक बार इस फ्लो चार्ट को देख लो, फिर सवाल करवा देते हैं कुछ। बड़े पॉपुलर होते हैं ये क्वेश्चन, एक एक नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में काउंट कर लिया जाता है, मैथ्स में नहीं काउंट करते इसको, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एप्टीट्यूड में काउंट होते हैं। चलो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला मैं करवा देता हूँ, अगला आप करना, ठीक है। देखो एफ एक्स आपको दे रखा है दिस बाई दिस, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछ रहा है, तो आप काफ़ी श्योर हो कि ठीक है भाई, ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, नीचे वाला पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये देख लेते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन यहाँ पर करा, और यहाँ पर हमने नीचे कर दिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, नीचे हमने कर दिया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। यही होगा क्या? हाँ ठीक, ऐसा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो जाहिर सी बात है कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल होगा नहीं ऊपर और नीचे से, क्योंकि ना तो x इक्वल टू वन इसका रूट है, वन डाल के देखो जीरो नहीं मिलेगा, ना तो x इक्वल टू टू इसका रूट है, टू डाल के देखो जीरो नहीं मिलेगा। तो कोई भी कॉमन फैक्टर आपका कैंसिल नहीं हुआ। तो हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, हमने इसके डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को चेक करा, ये मिला एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसको हमने कर दिया इक्वल टू जीरो, यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए, एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू टू। तो आप बोल देते कि ये जो फंक्शन है ये x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिल जाएंगे x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू। ये होगा आपका पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझे बात को? अगला सवाल करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ इसका कैलकुलेट करके। पूछ रहा है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करके बताइए। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को खुद देना है, एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप बोलोगे ठीक है इसके रूट्स कैलकुलेट कर देते हैं। इसके रूट्स कैलकुलेट करोगे, मिलेगा माइनस वन बाई टू
प्लस माइनस जे √3/2 कॉम्प्लेक्स आ गया, ये कॉम्प्लेक्स आ गया, तो आप बोलेंगे नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। है ना, कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं भाई, उसकी वैल्यू रियल आना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, रियल ही नहीं आ रहा तो काहे बात की डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। बिल्कुल सही बात है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते थे, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता तो आप बोल सकते थे कि भाई नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। है ना, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट से ही करना चाहिए, बट अब डिस्क्रिमिनेंट बताऊंगा तो पूछोगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट मैं रूट से बता रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके बताओ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, क्या क्या आना चाहिए, गलत मत करना, कॉमन फैक्टर कैंसिल करना मत भूलना कभी भी। आंसर जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है। इतना टाइम लगा रहे हो इसका आंसर बताने में। एफ एक्स इक्वल टू x-1 का स्क्वायर, x-1, x-2, x-1, x-2 क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2। सिर्फ एक पॉइंट आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, अगर कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखे? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखा कि भाई अगर आपका एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सपोनेंशियल है, साइनोसॉइडल है, वो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। सेकंड, कभी भी एफ एक्स बाई जी एक्स अगर आपको मेंशन रहेगा तो आप हमेशा देख लेना जी एक्स इक्वल टू 0 पे जो जो रूट्स आएंगे वो उस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडल आपका होता है किसी फंक्शन के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लगा देगा। ठीक है, और पूछेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो बहुत आसान होता है, अगर किसी भी फंक्शन के सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे या फ्रैक्शनल पार्ट लगा दे और आपसे पूछे कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए ज़रा, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पे होगा, तो बस आप क्या करना, एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, अंदर वाला एफ एक्स उठाना और इसको इंटीजर के बराबर पुट कर देना। ठीक है, अंदर वाला एफ एक्स उठाना और इंटीजर के बराबर पुट कर देना और इसको सॉल्व कर लेना। इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जो भी x की वैल्यूज आएगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यूज ऑफ x आएगा तो ये वैल्यूज ऑफ x आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा ये इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी भाई साहब, इसमें और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन करा दें इस पे भी, ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, चलो ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो 1-2 मिनट का, फिर इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से कैलकुलस में आपका मेंटली कम एफर्ट लग रहा होगा जितना आपका लीनियर अलजेब्रा में लगा था, है ना, क्योंकि कैलकुलस थोड़ा थोड़ा सुना सुना देखा देखा हल्का फुल्का लग रहा होगा, तो जनरली कैलकुलस में लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक्स में थोड़ा सा रहता है कि हाँ सब कुछ नया नया, तो उसमें थोड़ा सा मेंटली एफर्ट ज़्यादा लगता है। ठीक है, ओके, चलो ब्रेक ले लो, पानी पी लो। चलो तब तक एक पॉइंट डिस्कस करना था, एक पॉइंट डिस्कस करना था, वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
मुझे बताओ कि ये जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ये जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है ना, पहले तो बताओ डिस्कस करें या नहीं करें। क्या ये सही वक्त है डिस्कस करने का? चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जो ये मैथ की क्लास चल रही है ना, इसकी टाइमिंग देखो क्या है, 5 PM है ना टाइमिंग इसकी। क्या ये टाइमिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं मॉर्निंग स्लॉट में? क्या हम इसको मॉर्निंग स्लॉट में लेके जा सकते हैं? उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली क्या है कि मेरी फैमिली में थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो कभी कभी ना मुझे बहुत लेट हो जाता है, जैसे कल ही मुझे हॉस्पिटल में बहुत लेट हो गया, तो उस चक्कर में आपकी क्लास कैंसिल हो गई, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मॉर्निंग में होती है तो मॉर्निंग में क्लास ख़त्म करके फिर आप लोग भी फ्री हो जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, और फिर मैं अपना थोड़ा जो मेरा फैमिली कमिटमेंट है उस पर भी ध्यान दे पाऊंगा। तो जस्ट ऐसे ही सुबह अगर आओगे तुम लोग, उड़ जाओगे सुबह, बात ये है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार, है ना, वो एक आधा महीने का प्रोसेस है। सर्जरी जो हुई है उस सर्जरी के लिए फिर बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम के बाद फिर जो स्टेचेस होते हैं वो खुलते हैं, फिर और भी दुनिया भर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या होता है कि कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कल मुझे घर आते आते 8:30 बज गए, तो इस वजह से आपकी क्लास कल कैंसिल हो गई। तो पहली चीज़ तो हाँ या ना में जवाब दो कि सुबह आप लोग आ पाओगे करने, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे या नहीं आ पाओगे। तो अगर सुबह हो जाए ना तो मेरे लिए भी बेस्ट रहेगा, और मैं भी फिर मैनेज कर पाऊंगा दोनों चीज़ें। अदरवाइज हो सकता है कि संडे को भी आपकी क्लास ना हो पाए इस चक्कर में। ठीक है, चलो तो एक बार क्लास के बाद आप लोग कमेंट में लिख देना। अभी संडे तक तो हम लोग इसी टाइम पे करेंगे, संडे तक तो 5 से 7 PM वाला शेड्यूल ही रखेंगे। बाकी दिन देख लेंगे, है ना, कि जितना भी मॉर्निंग आप लोग बोलोगे, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे, 7 बजे के आसपास हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार मुझे बता देना। अदरवाइज हो सकता है कि और देखो एक चीज़ बाद में ये भी प्रॉब्लम आएगी ना, बाद में ये भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लो 19 जून से हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया तो वैसे भी टाइमिंग चेंज करनी ही पड़ेगी, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो मैं कम्युनिटी पे पोल क्रिएट कर दूंगा, कम्युनिटी पे पोल क्रिएट कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग एक बार आंसर कर देना, ठीक है ना। तो मुझे बता देना वहाँ पे। ओके। तो यार क्लास रनिंग होती रहती, कैंसिल होती है ना, तो बड़ा ख़राब लगता है, मतलब जनरली क्लासेस वगैरह रिदम में चले तो काफ़ी सही लगता है। अब कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो खैर, ये वाला लॉजिक सबको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स को बस इंटीजर के बराबर करो, काम खत्म। समझ गए? ये एन बिलोंग्स टू इंटीजर करना चाहिए। ओके, ठीक है। चलिए एक बार कम्युनिटी पे पोल क्रिएट कर लेते हैं, है ना, पोल कर देंगे कम्युनिटी पे। आज की क्लास के बाद आके अभी 2-3 दिन का टाइम आराम से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। एक टाइम जो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, उसी टाइम पे फिर हम लोग मॉर्निंग वाली स्लॉट में कर लेंगे, सो दैट आप भी सुबह सुबह फ्री हो जाओ और मेरे भी जो अदर कमिटमेंट्स हैं ना मैं उसको भी अच्छे तरीके से देख पाऊँ। ठीक है, चलो। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप देखिए, ठीक है, आपको नहीं करना ये क्वेश्चन, देखिएगा जरा ध्यान से। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। तो मुझे बताइए, अगर इसके बाहर इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो क्या हमको यही इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए थी, साइन एक्स बराबर एन, वेयर एन इज इंटीजर, है ना। सही बात है, करेक्ट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो साइन एक्स है वो होगा तो -1 से 1 के बीच में ही ना, बोलो। जो साइन एक्स है भाई साहब वो होगा तो -1 से 1 के बीच में ही ना। तो अगर साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है, तो आप मुझे बताइए कि साइन एक्स इज इक्वल टू जो एन यहाँ पर दे रखा है, इस एन की जगह पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, बस आप मुझे ये बता दो, है ना। टेलीग्राम पे भी करवा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे भी करवा देंगे और इस चैनल पे भी करवा देंगे। चलो बताओ।
भाई अगर साइन एक्स -1 से 1 के बीच में हो सकता है तो साइन एक्स कौन कौन से इंटीजर की वैल्यूज ले सकता है? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि सर देखिए, साइन एक्स को अगर इंटीजर आपको करना ही है तो साइन एक्स या तो आपका 1 होगा, या तो जो आपका साइन एक्स है वो -1 होगा, या तो आपका साइन एक्स 0 होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज तो बन सकती हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो अब देखो हमें क्या करना चाहिए भाई साहब, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं 1 कब कब आएगी? तो एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलेगी 4n+1 π/2 पर, है ना? π/2, 5π/2, 9π/2 एंड सो ऑन। -1 कब कब मिलेगी? एक्स की वैल्यू 4n -1 π/2 पर, समझ गए? 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। एंड 0 कब कब मिलेगी? 0 आपको मिलेगी x इज इक्वल टू n पाई पर, ठीक है ना? x आपको n पाई पर मिल जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों को क्लब कर लें तो, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो ऐसा लिख सकते थे हम लोग x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, है ना? 2n+1 π/2 का मतलब क्या हो गया? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, तो उसमें +1 -1 दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसको और इसको क्लब कर ले तो, अगर इसको और इसको क्लब कर ले तो देखो क्या फाइनल वैल्यू x की n π/2 कर सकते थे, इसमें देखो सब इंक्लूड हो जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख लो, n की कोई सी भी वैल्यू डालोगे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहे होंगे अगर आप देखें तो, समझ रहे हो? एक्चुअल में n इक्वल टू 1 डालोगे π/2 तो π/2 यहाँ पे जाके सेट हो गया। n इक्वल टू 2 डालोगे तो पाई यहाँ पे जाके सेट हो गया। n इक्वल टू 3 डालोगे 3π/2 वो यहाँ पे जाके सेट हो गया। मतलब x इक्वल टू n π/2 में n को अगर मैं इंटीजर कर दूं तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। क्लबिंग ऐसे ही करी, क्लबिंग देखो कैसे करी, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये आपको समझ आ गया ना? साइन एक्स इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो x की वैल्यू 4n+1 π/2 हो जाएगी। साइन एक्स अगर -1 होगा तो x की वैल्यू 4n -1 π/2 हो जाएगी। साइन एक्स 0 होगा तो ये हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो मिल क्या रहा आपको, ये आपको मिल रहा है π/2, 5π/2, 9π/2, ये मिल रहा है 3π/2, 7π/2, तो दोनों को मिला दिया। अब यहाँ से क्या क्या मिलने लगेगा? n इक्वल टू 0 डालोगे तो π/2, 1 डालोगे तो 3π/2, 2 डालोगे तो 5/2। तो इन दोनों के जो अलग अलग नंबर्स आ रहे थे उसको मैंने यहीं पर कंबाइन कर दिया, समझ गए? ठीक है। अब x इक्वल टू n पाई को कंबाइन करने के लिए मैंने सोचा कि भाई यहाँ से देखो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 आ ही रहे थे और यहाँ से पाई वाले नंबर्स आ रहे थे, तो मैंने इसको n π/2 लिख दिया। अब n की कोई भी वैल्यू आप डालोगे ना वो या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ पे मैप कर जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आप सभी लोगों के इनफाइनाइट पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे होंगे, जैसे π/2 भी होगा और पाई भी होगा, 3π/2 भी होगा, 7π/2 भी होगा एंड सो ऑन। आप क्लब नहीं भी करना चाहते हो मत करो, अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है? 4n -1 कैसे आया भाई? ये तो पता होना चाहिए ना। साइन एक्स की वैल्यू -1 कब कब आएगी? 3π/2 पर, 7π/2 पर, 11π/2 पर, 15π/2 पर, तो उसका जनरलाइज्ड वर्जन 4n -1 π/2 हो गया। साइन एक्स की वैल्यू 1 कब कब आएगी? π/2 पर, 3π/2 पर, सॉरी 5π/2 पर, 9π/2 पर एंड सो ऑन। करेक्ट? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ ये समझाना चाहिए था आपको कि साइन एक्स को इंटीजर के बराबर रखो। अब इंटीजर की वैल्यू 1 -1 0। अब इसके आगे की कहानी आपको खुद समझनी चाहिए थी, हालांकि मैंने समझा दिया मगर आपको वो क्लियर होना चाहिए था। ओके, चलिए, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, अगर फंक्शन के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दे या फ्रैक्शनल पार्ट लगा दे, वो फंक्शन उठाओ, इंटीजर के बराबर रखो और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही आपका पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। बात खत्म। समझे बात को? ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलो चौथा वाला मॉडल, 4 मॉडल है इसमें, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप सभी को याद रखना है। पहला मैंने बताया
पॉलिनोमियल, साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। सेकंड मैंने बताया एफ एक्स बाई जी एक्स में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे कैलकुलेट करोगे, जी एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करके। तीसरा मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, उसको उठाओ इंटीजर के बराबर पुट कर दो। चौथा, मान लो अगर कोई क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है सिग्नम और उसके बाद एफ एक्स लगा दिया उसने, सिग्नम एफ एक्स में जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी, इसके लिए आपको एक सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। जो भी सिग्नम के अंदर लिखा हुआ है उसको जीरो के बराबर कर दो, इंटीजर के बराबर नहीं करना है, जीरो के बराबर करना है। एज यू नो सिग्नम फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो अगर सिग्नम के अंदर एफ एक्स लिखा हुआ है तो एफ एक्स लिख लो। समझ गए आप मेरी बात को? ओके करेक्ट, आगे बढ़ा जाए। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो। सिग्नम ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। अब ये सवाल भाई साहब आप निकाल के बताओ, फटाफट बताओ क्या आना चाहिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सिग्नम ऑफ साइन एक्स में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जानी चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो आपने बोला कि सर देखिए सिग्नम लगा हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको जीरो के बराबर पुट कर दो, x इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, जहाँ पर कि आपका n बिलोंग करता है एक इंटीजर को। बस काम खत्म हो गया। समझे बात को? बस खेल खत्म। चलो अब आगे बढ़ा जाए। आइए अब दो डिस्कशंस अपने और पेंडिंग बचते हैं इसके रिगार्डिंग, उन दोनों डिस्कशंस को भी आइए फटाफट हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल होते हैं, दो मॉडल्स और बचे हुए, कल से फिर सीधा डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कर ले दो मॉडल्स, छोटे छोटे मॉडल्स हैं। देखो इसमें बोल रहा है कंटिन्यूटी ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अगर कोई आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया है और आपसे उसकी कंटिन्यूटी पूछी जा रही है, तो आप सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करिए कि जब भी एग्जाम में, ध्यान से अब मेरी बात को 10 मिनट तक आपको सुनना है, जब भी एग्जाम में आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिए होंगे ना, तो ये पक्की बात होगी कि उसमें जो इंडिविजुअल पीसेस होंगे वो खुद में कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल पीसेस होंगे वो खुद में कंटिन्यूअस होंगे। तो हमेशा जो डिस्प्यूट आएगा वो वहां पे आएगा जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। एग्जांपल के तौर पे देखिए जरा, यही चीज ये बोल रहा है, इफ एफ एक्स इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूअस इन रिस्पेक्टिव पीसेस। ये होगा ही होगा, जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया रहेगा तो रिस्पेक्टिव पीसेस में वो लोग कंटिन्यूअस रहेंगे। तो बोल रहा है देन द कंटिन्यूटी इज चेक्ड एट द पॉइंट वेयर डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स चेंजेस। डिस्प्यूट हमेशा वहीं पर रहेगा जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं, तो पहली चीज तो बताइए क्या ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है? आप बोलोगे हाँ ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। एक्स लेस देन 3 पे कोई दूसरा पीस है, एक्स इक्वल टू 3 पे ये पीस है, एक्स ग्रेटर देन 3 पे ये पीस दे रखा है। ये सारे देखो इंडिविजुअल पीसेस तो कंटिन्यूअस है ना, ये भी पॉलिनोमियल, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू, ये पॉलिनोमियल, तो ये इंडिविजुअल पीसेस कंटिन्यूअस है। आप मुझे बता सकते थे इसमें अगर डिस्प्यूट आता तो कौन से पॉइंट पे आता, बिना क्वेश्चन देखे? फटाफट बताइए सभी लोग। मान लीजिए कि अगर इसमें डिस्प्यूट आता तो कौन से पॉइंट पे डिस्प्यूट आने के चांसेस होते? आप बोलते कि x लेस देन 3 पे ये अलग से डिफाइन था, x इक्वल टू 3 पे डेफिनेशन चेंज हुई, x ग्रेटर देन 3, तो x इक्वल टू 3 वाला वो पॉइंट था जहां पर डेफिनेशन चेंज हुई। तो डिस्प्यूट हमेशा कहां पे आने के चांसेस रहेंगे? x इक्वल टू 3 पर। समझे मेरी बात को? जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की बात होगी, जहां पे डेफिनेशन चेंज होगी डिस्प्यूट वहीं पर आएगा। अगर इस क्वेश्चन में वो नहीं भी लिखता कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, ये छुपा भी लेता, तो भी हमें पता रहता कि भाई हमें एक्स इक्वल टू 3 पे डिस्कशन करना है। ठीक है, मजे की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर LHL RHL जैसी चीज करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे फंक्शनल वैल्यूज निकाल के यहाँ पर चेक कर सकते हो। समझे मेरी बात को? ओके चलो, तो यहाँ पर एज यूजुअल हमारा स्टेप वन क्या होता? एज यूजुअल हमारा स्टेप वन क्या होता? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ एक्स पीस वाइज है, तो LHL हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, सीधा इसमें f ऑफ 3 माइनस डाल दो।
अब देख लो 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड था, x-1, इसमें डाल दो 3-1, ये आपको मिल जाएगा 2। RHL की यहाँ से कैलकुलेशन करो, RHL जो आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx। ठीक है, सीधा उठाकर यहाँ पर f ऑफ 3 प्लस डालो, जैसे आप इसमें 3 प्लस डालोगे ये वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस 2/3, तो ये मिल गया 5/3। बताओ क्या LHL RHL बराबर आया? नहीं। अगर LHL और RHL बराबर नहीं आया तो आप बोल सकते थे कि हमारा ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो आप बोल सकते थे fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फंक्शनल वैल्यू की तो नौबत ही नहीं आई, है ना। मुझे बता सकते थे कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी थी ये? जल्दी बताओ भाई, कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये? टाइप 1 नॉन रिमूवेबल। ठीक है, तो ये टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपको मिल रही है, क्योंकि LHL और RHL ही बराबर नहीं है। समझे बात को? परफेक्ट। चलो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन देखो और बताओ कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट इसमें हो सकते थे। सभी लोग चेक करिए इस क्वेश्चन को और बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट आपको नजर आ रहे हैं। चेक करके देखो। डेफिनेशन x इक्वल टू 0 पर चेंज हुई, 1/2 पर चेंज हुई, 1 पर चेंज हुई। तो 0, 1/2 और 1 ये हमारे डिस्प्यूट के पॉइंट्स हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब LHL RHL वाले झंझट में नहीं पड़ेंगे, है ना। LHL RHL वाले झंझट में नहीं पड़ेंगे, सीधे पॉइंट उठाएंगे जो भी डिस्प्यूट वाला पॉइंट होगा। जैसे कि आपने बोला कि x इक्वल टू 0 हमारा डिस्प्यूट वाला पॉइंट है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 माइनस और f ऑफ 0 ये तीनों कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो f ऑफ 0 प्लस बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। ये तो था f ऑफ 0, 0 प्लस का मतलब यहाँ पर आ गए और यहाँ पर 0 आप पुट कर दोगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1/2, है ना। 1/2 समझ गए ना। f ऑफ 0 प्लस का मतलब ये 0 था, 0 प्लस का मतलब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डाला ये 1/2 आ गए। f ऑफ 0 माइनस बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था यहाँ पे। देखो ना, x इक्वल टू 0 के बाद ही डिफाइन हुआ है, 0 माइनस पे तो फंक्शन ही आपका डिफाइंड नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अब बताओ f ऑफ 0 पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते तो वो क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। यानी कि यहाँ से आप क्या बोल सकते थे कि जो आपका f ऑफ 0 था, 0 प्लस जो था, दिस वॉज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं था, तो आप क्या बोल देते, आप बोलते fx is discontinuous from right एट x इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि लेफ्ट वाला आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, इस वजह से थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। आप डिसकंटिन्यूअस भी बोलते ना तो भी काम चल जाता। अगर कोई ऐसा लिखता ना fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कुछ भी गलत नहीं है। बट एट राइट मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि लेफ्ट वाला कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे आप, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ गई उसमें। समझे बात को सभी लोग? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो अगला पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बताओ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट आप 1/2 बोल रहे थे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था वो था 1/2। ठीक है, चलो 1/2 पे डिस्कशन करते हैं। ये हो जाएगा f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2। ठीक है, इन तीनों पे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। f ऑफ 1/2 प्लस ये 1/2 था,
1/2 प्लस यहाँ पर डालोगे, 1/2 प्लस आप यहाँ पर डालोगे, आंसर आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, 1/2 माइनस, ये 1/2 था, 1/2 माइनस यहाँ पर डालोगे, ये वैल्यू मिल जाएगी 0। एग्जैक्टली 1/2 पे 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका LHL और RHL ही बराबर नहीं आया, और अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आया तो फिर से आप बोल सकते थे कि जो आपका फंक्शन है इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। समझ गए ना, पीस वाइज बहुत आसान होता है। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये बताएंगे? टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, हाँ, टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप को जंप टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपका टाइप 1 नॉन रिमूवेबल टाइप होता है ना, उसको जंप टाइप भी बोला जाता है। टाइप 1 नॉन रिमूवेबल या फिर इसको जंप टाइप भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अब एक और पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था x इक्वल टू 1। चलो x इक्वल टू 1 को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे अगर हम देखें तो हमको मिलेगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1। ठीक है, चलो f ऑफ 1 प्लस बताओ, यहाँ से कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। f ऑफ 1 बताओ, x इक्वल टू 1 पे 1, f ऑफ 1 माइनस इस वाली डेफिनेशन में चले जाओगे, ये 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस तो निकलेगा नहीं, ये 1/2 था और ये 1 था। तो यहाँ से आप बोल सकते थे कि जो आपका f ऑफ 1 था इट इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। fx इज डिसकंटिन्यूअस, वैसे तो डिसकंटिन्यूअस आप लिख सकते थे एट x इक्वल टू 1, मगर यहाँ पर लिख देना फ्रॉम लेफ्ट, है ना, क्योंकि राइट वाला आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा लिख देने से थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके एवरीवन। चलो अब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये बोल रहा है अगर fx और gx कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, ठीक है, तो जो kfx और kgx होगा दे विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब अगर कोई फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस x इक्वल टू a पे, तो उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई करने पर भी वो फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आप इन दोनों फंक्शंस को जोड़ दो या घटा दो तो भी ये x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर आप इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस रहेंगे, और अगर आप इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर दो ना तो भी ये फंक्शंस x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस रहेंगे, प्रोवाइडेड कि आपका जो gx है ना इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू a। ठीक है, एट x इक्वल टू a, समझे मेरी बात को? तो ये बोला जा रहा है नहीं, x इक्वल टू a नहीं, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है कि kfx और kgx भी कंटिन्यूअस होगा, जोड़ना घटाना भी कंटिन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है, ये आप सभी लोगों को ले लेना चाहिए। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन और लास्ट डिस्कशन जो स्टार्ट होता है वो होता है कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक्स वगैरह में जाके देखेंगे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस वगैरह इसके मेंशन्ड होते हैं। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट समझाता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो रेडी हो ये लास्ट वाला कंसेप्ट सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जनरली आप देखोगे तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जाता है ग्राफ वगैरह बना के, जो कि यार एग्जाम इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल नहीं है ना, एग्जाम इन्वायरमेंट में प्रैक्टिकल नहीं। ज़रा देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन होता क्या है।
जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन दे रखा है जी एक्स, ये दो फंक्शन दे रखे हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स लिखता हूँ, जिसको कि आप लोग फॉग भी बोलते हो, और जी ऑफ एफ एक्स, जिसको कि आप गॉफ भी बोलते हो, इन्हीं को कॉम्पोजिट फंक्शन बोला जाता है। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो ये तो हमारे कॉम्पोजिट फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। आई होप ये डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना समझाता हूँ कि आपको करना क्या होता है। बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले मैं समझा देता हूँ, फिर स्लाइड पे जो लिखा हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ये फंक्शन सपोज हमको दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है ना, सबसे पहला काम क्या करना होता है, जरा देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, बस आप मुझे ये देख के बता दो। तो आप बोलोगे कि सर अंदर जी एक्स लिखा हुआ है, तो मैं जी एक्स को दो बार लिख दूंगा, जी एक्स जी एक्स। ठीक है, पहला काम मैं क्या करूंगा, जी एक्स के ही जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो फाइंड कर लूंगा। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो जी एक्स के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे वो एफ ऑफ जी एक्स के भी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है हमको। सेकंड में यहाँ पर भी जी एक्स लिखा हुआ है, अब इस जी एक्स को आप सी के बराबर कर दो। तो आप पूछोगे सर ये सी क्या है, तो सी इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। तो सेकंड वाले केस में आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात को? तो आपको ना ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो कुछ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां से निकल जाएंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइडिया क्लियर हो गया? सबसे आसान तरीका यही है, जो भी अंदर लिखा उसको दो बार लिख दो। देखो जी एक्स दो बार लिख दिया मैंने। अब देख लो जी एक्स कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो निकाल लो, और जी एक्स इक्वल टू सी, इसको सॉल्व कर लो। सी कहाँ से आएगा भाई, जी एक्स का दो बार इस्तेमाल कर लिया, एफ एक्स बचा हुआ है, जाहिर सी बात है सी एफ एक्स से आएगा। सी इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। बोलो क्लियर हुआ सभी को? क्लियर? चलो अब जरा इसको बताना, इसका एक बार आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करिए। अगर कभी ऐसा लिखा हो जी ऑफ एफ एक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अगर हमसे पूछा जाता है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, चलो इसका बता दो क्या क्या करना चाहिए। खुद से एक बार करके देखो, अंदर क्या लिखा है एफ एक्स, दो बार एफ एक्स लिख लो। एक बार देख लो एफ एक्स में कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, और एक बार देख लो एफ एक्स इक्वल टू सी को सॉल्व करने से क्या क्या मिल जाएगा। अब सी कहाँ से आएगा वो आप समझिए। परफेक्ट, दो बार एफ एक्स लिख लें, चलो दो बार एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स एफ एक्स। एक बार तो इसी एफ एक्स के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार इसी एफ एक्स का निकाल देते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और एक बार एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सी। ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व होगी ये इक्वेशन? ये इक्वेशन सॉल्व होगी कि अगर आप सी को देखें, सो दिस विल बी द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स। समझे मेरी बात को? आइडिया क्लियर हो गया? कोई बात नहीं भाई, रिकॉर्डेड देख रहे हो, जो भी देख रहे हो देख लो बस, ठीक है, देख के बस रैंक लेके आ जाओ, दैट्स इट। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है, जाते जाते ये क्वेश्चन कर लेते हैं, या क्वेश्चन कल करोगे? कल करोगे क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन कल करवाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की क्लासेस होंगी, तो एक बार इतना रिवाइज करके आ जाना, इसके आगे क्वेश्चंस फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, चलो
क्वेश्चन कल करते हैं, और कल डिफरेंशियबिलिटी भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड लास्ट अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, 13 मई को ये डिस्काउंट खत्म हो रहा है। 20% ऑफ का ये डिस्काउंट आपका 13 मई को खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस पे जिनको भी आना है वो आ सकते हैं। सिग्नल सिस्टम अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद सारे के सारे ईसी के कोर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आप सारे सब्जेक्ट्स को आके अच्छी तरीके से कवर कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप रैंक लेके आ जाओ। कोड आप सभी को पता है, विशाल गेट। अनअकैडमी प्लस पे आना है तो विशाल गेट कोड लगा के आ जाओ, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मेरी गाइडेंस में आप तैयारी करिए, ठीक है। आपको एक सेपरेट पूरा का पूरा गाइडेंस मिलता है। आपको वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे जो आपके सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल डाउट्स को सॉल्व करेंगे। मुझसे बात करनी है, आप मुझसे बात करिए, और सिस्टमैटिकली एक एक वीक के बाद आप अपनी प्रोग्रेस मुझसे शेयर करते रहिए। हार्डवर्क देखो, अगर आप करने के लिए रेडी हो तो मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करने के लिए रेडी हूँ। मेरी पूरी की पूरी टीम आपको गाइड करने के लिए रेडी है, समझ गए ना। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, कि यहाँ पर अभी आपको 36 पे करने पड़ेंगे अगर आपको प्लस पे आना है, और 55 करने पड़ेंगे अगर 2 साल का लेना है, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का। आइकॉनिक में 12 मंथ्स का अगर आप देखोगे तो यू नीड टू पे 50K, एंड फॉर 24 मंथ्स यू नीड टू पे 70K। आइकॉनिक में तो खैर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफरिंग मिल जाती है, बहुत सारे आइकॉनिक के बच्चे भी प्लस की क्लास में आते हैं, ठीक है। बाकी यार अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं आपको बैचेस के एंड क्लासेस के, है ना। डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, 5600 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लास में सारे के सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाते हैं, कम्युनिटी में पोल उसको करवाते हैं, ठीक है। बाकी प्लस के देखो फीचर्स क्या क्या है। हैंड रेस करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो, आपस में भी बात कर सकते हो। क्लास में आपको बहुत सारे डीपीपीस पोल्स करवाए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, एजुकेटर की पूरी कम्युनिटी मिलती है, पूरा टेक इनेबल्ड आपको सिस्टम मिलता है, लाइव आप अपने घर से सीख सकते हो, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज मिलते हैं, और टॉप एजुकेटर्स आपको एक सिंगल प्लेस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में लॉजिंग के यार तो इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा, बट ऑफलाइन क्लासेस में भी सिग्नल सिस्टम आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी ऑनलाइन वाले जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 12 मई से भाई साहब आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बोथ ईसी एंड इलेक्ट्रिकल के लिए आप आ सकते हो, जिसमें कि आपका नेटवर्क भी स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ सिग्नल भी स्टार्ट हो रहा है। बाकी अनअकैडमी प्लस पे अब टाइम आपके पास रफली 8 महीने के आसपास का बचा हुआ है। 8 महीने के अंदर अंदर अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एनीथिंग। टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है, उसी में आपको अपना बेस्ट शॉट देना है, हमेशा बेस्ट शॉट आप दीजिए। कोड विशाल गेट, अनअकैडमी प्लस का ये रास्ता और आपके गेट का रास्ता भी ये खोल के आपको दे देगा, ठीक है ना। बाकी यार देखो, अगर आप में से कोई लोन भी लेना चाहता है तो आप लोन भी ले सकते हो, 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल हो जाता है, 0 कॉस्ट ईएमआई आपकी यहाँ पर लगती है, एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर आप ले सकते हो अपने हिसाब से, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, एंड सो ऑन। बाकी अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस भी यार फुल फ्लेजेड वे में चल रही हैं, ठीक है। ऑफलाइन में अगर आप देखोगे तो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे, 100% सिलेबस कवरेज हो रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको ना ऑफलाइन के साथ साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल जाता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है वहाँ पर, 70 प्लस से ज़्यादा टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों के लिए 14 मई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, ठीक है, 12 PM ऑनवर्ड्स, इसके लिए भी एनरोल कर लेना। इसके लिए भी इनवाइट कोड अगर आपसे मांगता है, ये लगा के आप एनरोल उसमें कर लेना और ये टेस्ट देना। ये तो सभी को दे देना चाहिए यार, आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस तो वैसे भी चलता रहेगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के। और अगर ऑफलाइन की आप प्राइस देखोगे तो 9 मंथ वैसे इसका 9 मंथ ड्यूरेशन है, और जो इसका प्राइस है पहले 60,000 था बट अभी 72,000 हो गया। ऑब्वियसली यार ऑफलाइन करोगे तो गेट और एससी दोनों साथ में ही कर लेना, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर मिल पाए, ठीक है। ओके चलो फिर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को और बतानी है कि इस चैनल पे मैथमेटिक्स तो देखो चलेगा ही चलेगा, मैथमेटिक्स तो अपना चलता ही रहेगा। मैं ये सोच रहा था कि मैथमेटिक्स के बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब एप्टीट्यूड वगैरह में आप लोगों को कोई दिक्कत है, या समझ में आ जाता है, या एप्टीट्यूड कर लोगे, या फिर मैं एप्टीट्यूड आपको करवा दूं? तो एक बार वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। 2 चीज़ें आपको लिखनी है, एक तो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर, दूसरा दूसरा सुबह वाली टाइमिंग, कमेंट में भी लिखना है, पोल में भी करेंगे, ठीक है। और तीसरा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या, क्योंकि फिर मुझे उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी ना, उसकी प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं उसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।
अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। लंबे समय तक देखो, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे ना, किसी का बुरा नहीं हुआ आज तक। लंबे समय तक जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता है ना, उसके साथ गलत नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ जीवन में वो ज़रूर हासिल करता है। और अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, समझ गए ना। तो मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर अभी मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ या थोड़ा सा सैड हूँ, और सर मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मान के चलिए ना, ये सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे कितना भी सक्सेसफुल इंसान हो, चाहे कितना भी अनसक्सेसफुल इंसान हो। आपको बस अपना जो टास्क है, अपना जो प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। देर सबेर चीज़ें बदलती हैं, तो मेहनत करते रहो, जी तोड़ मेहनत करो, चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन लेते हैं। थैंक यू सो मच।